हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप आप सबने लास्ट वीडियो देखी होगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स। आज हम बेसिक कंसेप्ट्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको शेड्यूल बता दूंगी एट द एंड ऑफ द क्लास कि हम क्या क्या टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले मुझे आपको टेक्स्ट समझाने से पहले मुझे एक चीज समझानी है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे ऊपर कौन सा असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है। तो बहुत इजी है, आप सिर्फ ये देखो कि आपका अटेम्प्ट कौन से ईयर में है। मान लो अगर नॉर्मली आपके एग्जाम्स हो वो सितंबर अक्टूबर में होंगे, है ना। इन केस कोरोना नहीं होता तो सितंबर अक्टूबर 21 के आसपास आपके एग्जाम्स होते। तो उससे पहले कौन सा 31 मार्च जो है आपका कंप्लीट हुआ है। कौन सा 31 मार्च कंप्लीट हुआ है? 31 मार्च 21 कंप्लीट हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर हो जाएगा। मीन्स 1 अप्रैल 20 से 21 तक, 31 मार्च 21 तक ये वाला प्रीवियस ईयर, एंड असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंगली हो गया 21-22 हो गया। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट के थ्रू कि टेक्स्ट एक्चुअल में है क्या। टेक्स्ट क्या है आपको ये पता होगा। गवर्नमेंट को भी अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, गवर्नमेंट को पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम करना है, गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम्स लगानी है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक फाइनेंशियल चार्ज लगाती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनेंशियल चार्ज लगाती है गवर्नमेंट। वो चार्ज किस पे हो सकता है? एक इंडिविजुअल पे भी हो सकता है एंड ऑर्गेनाइजेशन पे भी हो सकता है, ताकि गवर्नमेंट वहां से पैसा कलेक्ट करे एंड अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर पाए, ठीक है। तो टैक्स क्या होगा? एक मैंडेटरी चार्ज। ध्यान रखिएगा, ये एक मैंडेटरी चार्ज है, क्योंकि आप अगर किसी पर्सन को कहोगे ना आके आप मुझे दे दो, अपने आप आपका मन करता है तो दो, नहीं करता तो नहा दो, क्या कोई जाके डिपॉजिट करवाएगा गवर्नमेंट को? नहीं करवाएगा। तो इसलिए ये क्या है? एक मैंडेटरी चार्ज हो गया बाय द गवर्नमेंट ऑन द पीपल, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है। आगे किस किस पे लग सकता है, वो कौन कौन से पर्सन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप अभी के लिए इतना समझिए कि जो टैक्स है वो क्या है? एक मैंडेटरी चार्ज हुआ। मैंडेटरी चार्ज हुआ किस पे? या इंडिविजुअल पे या ऑर्गेनाइजेशन पे, सो दैट गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द रेवेन्यू टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द रेवेन्यू टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, तो वो हो गया टैक्स। अब हमें ये देखना है गवर्नमेंट टैक्सेस कितने टाइप से लगा सकती है। गवर्नमेंट 2 टाइप से टैक्सेस लगा सकती है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप ये देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या कवर है, नाम से ही आपका क्लियर है, जो डायरेक्टली किसी पर्सन की इनकम पे लगाया जाए। डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? जो डायरेक्टली किसी पर्सन की इनकम पे लगाया जाए वो हुआ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या हुआ? जो इनडायरेक्टली किसी पर्सन पे लगाया जाए। नाम से क्लियर होना चाहिए, इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली किसी पर्सन को नहीं कहा जा रहा है कि आप आगे हमें टैक्स पे करके जाओ, नहीं, बट उससे इनडायरेक्टली चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो था वो था इनकम टैक्स हुआ। डायरेक्ट जो चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। एग्जांपल के लिए वेल्थ टैक्स तो अभी एबॉलिश हो चुका है, तो इनकम टैक्स हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को बोल देते हैं कि मान लो आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट के एक्सीड कर रही है, एक बियॉन्ड द लिमिट है, तो आप आके डिपॉजिट करवा दीजिए। मतलब हाई प्रोफाइल लोगों से गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट करना चाह रही है यहाँ पे। ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हुआ? डायरेक्टली तो नहीं लग रहा है ये क्या होगा? कलेक्ट कोई और पर्सन करेगा एंड पे कोई और पर्सन करेगा। इन केस ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। आप देखिए जीएसटी में क्या होता है, ए ने अगर बी को सेल किया तो एक्चुअल में इनकम कौन कमा रहा है? सेलिंग से इनकम कौन कमा रहा है? ए कमा रहा है। बट यहाँ पे टैक्स का बर्डन किस पे है? बी पे है। क्यों? क्योंकि मान लो कि ए बी को सेल कर रहा है 1000 रुपीज की गुड्स, और उस पे मान लेते हैं कि 12% क्या है? रेट ऑफ जीएसटी है। तो वो उससे कितना चार्ज करेगा? 1012 रुपीज। क्या ये पर्सन पूरा 1012 रुपीज ए अपनी पॉकेट में डालेगा? नहीं, वो 1000 सेलिंग का अपनी पॉकेट में डालेगा एंड जो 12 रुपीज है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? इनडायरेक्टली पर्सन पे इम्पोज किया गया। इम्पोज तो बी पे किया बट डिपॉजिट किसने कराया गवर्नमेंट को? ए ने। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, और ये हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है।
ध्यान रखिएगा, जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम पर लगता है, बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। अब आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है कि सेलर्स को पिक किया है? क्या पॉसिबल है अगर मैं 10 रुपीज का कोई सामान लेने जा रही हूँ, उस पर जीएसटी इंक्लूसिव होता है, ठीक है, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है हर 10 रुपीज को अगर कोई सामान लेने जा रहा है बंदा, वो पहले रजिस्ट्रेशन ले फिर गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट कराए? इट विल बी वेरी कम्बरसम हो जाएगा ये सब। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेलर्स को पकड़ा, सेलर को बोला कि आप कलेक्ट कीजिए एंड डिपॉजिट करवाइए। तो इसमें क्या होगा, देखो डायरेक्ट टैक्स में कभी भी बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा है, बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा है, जिसकी इनकम बनती थी, जो इनकम कमा रहा था वही डिपॉजिट करवाएगा, लेकिन जीएसटी में जो इनकम कमा रहा है उसकी पॉकेट से पैसा नहीं जा रहा है। इसमें क्या होता है जीएसटी में, एट द एंड प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं प्रोडक्ट के, और अल्टीमेट बर्डन किसको होता है, कंज्यूमर को अल्टीमेट बर्डन बियर करना पड़ता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक होलसेलर हुआ, एक रिटेलर हुआ, एक अल्टीमेट कस्टमर हुआ। होलसेलर ने 100 रुपीज की इसको गुड्स बेची, ठीक है, तो 102 कलेक्ट करेगा इससे, 100 ये कलेक्ट करेगा, 1000 की मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, बेची तो 1012 रुपीज वो इससे कलेक्ट करेगा। अब इसके लिए कॉस्ट कितनी लगी, इसके लिए कॉस्ट हो गई 1012 रुपीज, तो वो इसके ऊपर जीएसटी लगाएगा और उसके ऊपर और चार्ज करके इससे कलेक्ट करेगा। तो टोटल बर्डन फाइनली हाइक प्राइस किसको मिला, कंज्यूमर को। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से क्या हो सकता है, हो जाता है कंज्यूमर को बर्डन बियर करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेट प्राइस ऑफ द गुड्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से जो अल्टीमेट प्राइस ऑफ द गुड्स है वो हमेशा से इंक्रीज हो जाएगा, और बोन किसको करना पड़ेगा, कंज्यूमर विल बोन दिस, कंज्यूमर विल बेयर दिस, ठीक है, कंज्यूमर के पास इसका बर्डन आ जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। उसके बाद एक और टॉपिक करते हैं, फिर हम कुछ नोट से देख लेंगे। उसके बाद ये टॉपिक समझाने से पहले कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर कहाँ से आई है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी कि गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस कलेक्ट करने की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आई है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स के थ्रू उसको पावर मिलती है। तो 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक होती है यूनियन लिस्ट, सेकंड होती है हमारी स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड होती है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट क्या है, ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें वो मैटर स्पेसिफाई किए जाएंगे जहां पे टैक्स लॉ बनाने की या रूल्स बनाने की पावर किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट स्टेट लिस्ट क्या है, उसमें कुछ ऐसे मैटर्स बोले गए हैं जिसमें रूल्स बनाने की पावर या लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है, स्टेट को दी गई है, कि स्टेट उन मैटर्स पे लॉ बना सकता है, ठीक है। जैसे थर्ड होता है एक कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का मतलब है बोथ द पार्टीज हैव टू अग्री, मतलब दोनों को पावर दी गई है, दोनों मिलजुल के जहां पे बनाएंगे उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जो इनकम टैक्स है वो यूनियन लिस्ट के मैटर से उठाया गया है, तो इसके ऊपर लॉ कौन बना सकता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और वो भी एंट्री नंबर 82 दी गई है यूनियन लिस्ट में, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आती है लॉ बनाने की, एंट्री नंबर 82 से, कि गवर्नमेंट कैन इम्पोज द टैक्सेस ऑन इनकम, ध्यान रखिएगा आगे, टैक्सेस ऑन इनकम बट अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर एंट्री नंबर 82 में नहीं दी गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा सबसे पहले कि टैक्स क्या है, टैक्स इज ए कंपल्सरी चार्ज है जो कि गवर्नमेंट ने किस पे लगाया है, लोगों पे लगाया है, टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ताकि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर पाए। फिर हमने पढ़ा कि टैक्सेस के 2 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्टली इंपोज किया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस किए हुए जो गुड्स और सर्विसेज के थ्रू इनडायरेक्टली इंपोज किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि टैक्स बनाने की पावर आई कैसे है गवर्नमेंट के पास, तो टैक्स बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है उसके थ्रू आती है। तो हम पढ़ेंगे कि वहां पे 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट कौन सी है, वहां पे ऐसे मैटर डिफाइन किए गए हैं जिसमें लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जी हाँ, लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
फिर स्टेट लिस्ट में ऐसे मैटर्स हैं जहां पे लॉ बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। देन हमने देखा कि कंकरेंट लिस्ट दी हुई है, कंकरेंट लिस्ट ऐसे लिस्ट है जहां पे लॉ बनाने की पावर मिलजुल के दोनों के पास है, मतलब बोथ हैव टू एग्री एंड देन दे कैन मेक द कंकरेंट लिस्ट वाले मैटर्स पे लॉ। जी नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं नोट्स के थ्रू, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए टैक्स क्या था, टैक्स मैंने आपको बताया एक कंपल्सरी मैंडेटरी चार्ज है जो लेविड बाय द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसको लेवी कर रही है ताकि वो रेवेन्यू अपनी कलेक्ट कर सके और एक्सपेंडिचर मीट कर सके। इसको आप एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। इनकेस आपको ये नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली में ऐसे क्या होगा कि मैं हर सेपरेटली टॉपिक वाइज नोट्स बनाऊंगी एंड उसके नीचे क्वेश्चंस जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो कंबाइंड होंगे। इन केस आपको जरूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ये क्या करूंगी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी। हम देखते हैं आगे। उसके बाद हमने देखा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इट इज डायरेक्टली लेविड ऑन द इनकम, हमने पढ़ा था इनकम पे लगाया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है। ऐसे ही बर्डन ऑफ द इनकम टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट नहीं किया जाता, जिसके ऊपर लगा है जिसकी इनकम बनती है वही गवर्नमेंट को पे कर रहा है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बर्डन शिफ्ट किया जा रहा है, जिसने कलेक्ट किया है वो पे नहीं कर रहा अपनी पॉकेट से एंड जो पे कर रहा है वो अपनी पॉकेट से, जो पे कर रहा है वो अपनी पॉकेट से निकाल के पे नहीं कर रहा है। थर्ड देखो इट इज पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन, ये डायरेक्टली पे किया जा रहा है, जिसकी इनकम है वही पे कर रहा है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेलर कलेक्ट करके पे कर रहा है। देन वो कह रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो तभी लगाया जाएगा जब किसी पर्सन की इनकम रीचेज द इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर, जब उसको पेड आफ्टर द इनकम रीचेज इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। तो जब एक इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से आपकी एक्सीड कर जाती है और जब आपके हाथ में इनकम आ जाती है आप तभी इसके ऊपर टैक्स देंगे। हम कहते हैं ना कि सैलरी आपको हर साल मिल रही है, हर मंथ मिल रही है, तो आप एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या करोगे, ईयर के बाद जब असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा तब आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाओगे। ठीक है, एडवांस केसेस के भी टैक्स होते हैं केसेस, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो अभी क्या है, इनकम रिचेज इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर, तभी आपको डिपॉजिट करवाना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विसेज जब हो जाती हैं तब आपको कलेक्ट करके डिपॉजिट कराना है। इनकम टैक्स क्या होगा, जब आपके हाथ में इनकम आई तब डिपॉजिट करवाओ, एंड गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होगा, जब आपके हाथ में गुड्स एंड सर्विसेज आई उससे पहले ही देना है आपको, इनकम आने के बाद, बट जीएसटी में आपको पहले पे करना है, तभी तो आपको गुड्स मिलेंगी ना यूज करने के लिए, और आप पहले पे करोगे। टैक्स कलेक्शन जो है वो डायरेक्ट टैक्स में डिफिकल्ट है। क्यों है डिफिकल्ट, क्योंकि हर एक पर्सन के ऊपर ही डाला गया आप अपनी इनकम डिस्क्लोज करो और अपना टैक्स कितना बनता है उसके हिसाब से डिपॉजिट करवा दीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे आपने देखा होगा कि लूप होल्स हैं, लोग इसके बेनिफिट लेते हैं, नहीं एग्जैक्ट इनकम डिस्क्लोज करते हैं। तो टैक्स कलेक्शन लेकिन जीएसटी में इजी है क्योंकि सेलर ऑलरेडी उस अमाउंट को इंक्लूड कर रहा है सेल प्राइस में, देन ओनली ही इज कलेक्टिंग द इनकम। नेक्स्ट इसके एग्जांपल क्या हुए, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अब खत्म हो चुका है। जीएसटी में एग्जांपल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसके एग्जांपल हो गए, जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। नेक्स्ट हमने देखा था लिस्ट, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पावर जो आई गवर्नमेंट को वो कैसे मिली। गवर्नमेंट को जो पावर मिली है वो देखिए, इनकम टैक्स इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन इनकम सोर्स यही है, तो रेवेन्यू का सोर्स यही है। तो कहां से आपको पावर मिली गवर्नमेंट को, यहाँ पे एंट्री नंबर 82। लेकिन एंट्री नंबर 82 किसकी, यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट क्या थी, जिसमें लॉ बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है उन इनकम पे अदर देन द एग्रीकल्चरल इनकम। यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि इनकम टैक्स लॉ क्या है और एक्ट क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि लॉ और एक्ट में डिफरेंस है। लॉ इज अ वाइडर टर्म, लॉ ऑल्सो इंक्लूड्स द इनकम टैक्स एक्ट,
क्योंकि शुरू में एक्ट बनता है, देन उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें लाई जाती हैं। लाइक फाइनेंस एक्ट आता है हर साल, आपने देखा होगा हर साल बजट आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो लॉ में क्या क्या कवर होगा, लॉ इज अ वाइडर टर्म, इनकम टैक्स एक्ट भी लॉ में आएगा, ये देखिए फाइनेंस एक्ट भी आ जाएगा लॉ में जो एनुअली आता है बजट के रूप में, इनकम टैक्स रूल्स आएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को कुछ लगता है ना कुछ अभी इस पे क्लैरिफिकेशन देनी बाकी, तो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट इशू करती है, जो रूल्स गवर्नमेंट इशू करती है वो हो जाएंगे, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, क्लब होंगे। सर्कुलर्स, सर्कुलर्स जो होते हैं ध्यान रखिए ये एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होते, सर्कुलर्स जो हैं वो दे आर दैट आर बाइंडिंग ओनली ऑन द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में लोग बैठ के असेसमेंट कर रहे हैं ताकि उनको असेस करने में ईज हो, तो उनके ऊपर सर्कुलर बाइंडिंग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, बहुत सारे केसेस चलते हैं, कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो भी इनकम टैक्स लॉ में कवर हो जाएगा, क्योंकि इट इज कंबाइंड ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, एक्ट हो गया, फाइनेंस एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हुआ, रूल्स हुए, सर्कुलर्स हो गए, कोई गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, तो लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट भी बाइंडिंग होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि पर्सन्स का मतलब क्या है। हमने देखा होगा, हमने अभी देखा पीछे कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसी पर्सन पे लगाया जाता है। अब पर्सन का मतलब क्या पर्सन का मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, इनकम टैक्स में पर्सन का मतलब है 7 पीपल, 7 पर्सन यहाँ पे कवर है जो कि डेफिनेशन में कवर है। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या है, एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल क्या हुआ, एक हम जैसे लिविंग बीइंग जो हो गया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी हो गया एक पर्सन, इंडिविजुअल हो तो भी आप पे टैक्स लग सकता है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर आप एक HUF फैमिली बिजनेस चला रहे हो तो वो भी हो गया, कंपनी है तो भी वो एक पर्सन है, फर्म भी एक पर्सन है लाइक पार्टनरशिप फर्म हो गया, AOP BOI एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये 7 टाइप्स ऑफ पर्सन है जिनके ऊपर इनकम टैक्स लग सकता है। तो पीपल, तो पर्सन की कैटेगरी कितनी होगी, 7 कैटेगरी, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है इसमें वो है कि असेसमेंट एंड प्रीवियस ईयर है क्या। ये समझाने से पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहूंगी। सबसे पहले ये समझने से पहले आप ये देखिए, आपने एक अकाउंट्स में एक टर्म पढ़ी होगी, अकाउंटिंग में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, दैट वाज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, है ना, बेसिक था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में क्या कहते थे कि जो हमारा बिजनेस है वो अनफोर्सिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, हमें नहीं पता, मतलब जब तक कोई हमारे पास एक ऐसी इंडिकेशन नहीं है कि बिजनेस बंद होने वाला है तब तक हम ये मानते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप एक बात बताइए, बिजनेस ने हमारे प्रॉफिट किया या लॉस किया तो क्या आप उसको इवेल्युएट करने के लिए बैठे रहोगे कि कब तक, जब वो बिजनेस खत्म होगा 10 साल, इनकेस 15 साल, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, आप तब तक वेट करोगे, नहीं। तो हमने क्या किया हुआ है, एक अकाउंटिंग पीरियड्स बनाए हुए हैं, क्या बनाया हुआ है हमने, अकाउंटिंग पीरियड्स बनाए हुए हैं, सॉरी अकाउंटिंग पीरियड्स बनाए हुए हैं, जिसमें हमने क्या किया, एक कट ऑफ डेट डिसाइड की है एंड उन कट ऑफ डेट के बीच में हम अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। लाइकवाइज जैसे कि 31 मार्च 21 हो गया, तो ये क्या हुआ, एक कट ऑफ डेट हो गई, कट ऑफ डेट हुई तो हम क्या करेंगे, हम हर 1 अप्रैल टू 31 मार्च का जो भी हमने काम किया है उसको हम इवेल्युएट करेंगे उसके रिजल्ट्स को। तो क्या आप 31 मार्च तो नाइट 12 तक चलेगी, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डे तो देखेंगे ना हमने पूरे पिछले कट ऑफ पीरियड में क्या किया है। तो क्या होगा, जिस ईयर में हम उसको इवेल्युएट करते हैं, असेस करते हैं, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। प्लीज ध्यान से देखिए, जिस ईयर में हम असेस कर रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर जिसमें हमने काम किया, क्योंकि 31 मार्च तो कट ऑफ डेट हो गई ना, इस डेट तक हमने इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट तो नेक्स्ट डेट कर पाओगे क्योंकि ये तो नाइट को 12 बजे तक चलने वाला है। तो आप क्या करोगे,
जिस ईयर में हम उसको असेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, एंड जिस ईयर की इनकम को असेस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ प्रीवियस ईयर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ, जिस ईयर में हम असेस करते हैं इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड प्रीवियस ईयर क्या हुआ, जिस ईयर की इनकम को असेस किया जा रहा है वो हुआ प्रीवियस ईयर। नॉर्मली क्या होता है, असेसमेंट ईयर में ही प्रीवियस ईयर की इनकम को टैक्सेबल किया जाता है, ये जनरल रूल है। बट कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या कहते हैं कि इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ इसको टैक्सेबल कर लो, टैक्स कलेक्ट कर लो। मतलब आपको असेसमेंट ईयर की वेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको प्रीवियस ईयर में ही इनकम को क्या करना है, प्रीवियस ईयर में ही आपको उसको टैक्स चार्ज कर लेना है। ऐसा क्या है, देखो असेसमेंट ईयर क्या है, एक पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो कि 1 अप्रैल से कमेंस हो रहा है, ठीक है। इट इज अर्नड इन द प्रीवियस ईयर। तो द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड वो तो प्रीवियस ईयर होगा जिसमें इनकम आपने कमाई है, जिसकी इनकम हमने असेस करनी है। पर जिस ईयर में असेस करनी है दैट इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। लाइकवाइज देखो, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, जिसमें इनकम अर्न की जा रही है दैट इज द प्रीवियस ईयर, ठीक है। एंड टैक्सेबल इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर, उसको हम नेक्स्ट ईयर में जाके तो टैक्स करेंगे ना, क्योंकि इवेल्युएट हम नेक्स्ट ईयर में करेंगे जाके, तो टैक्सेबल हो जाएगी वो 20, 21, 22 में। सेम इज प्रीवियस ईयर क्या हुआ, प्रीवियस ईयर क्या हुआ, एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो कि असेसमेंट ईयर के पहले वाला है। असेसमेंट ईयर जिसमें हम असेस कर रहे हैं उससे पहला वाला, मतलब जिसमें हमने इनकम कमाई है, जो इनकम हमने कमाई है बिजनेस या प्रोफेशन से। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर की इनकम में ही टैक्सेबल कर लिया जाएगा। जनरल रूल तो क्या कहता है, जनरल रूल तो कहता है कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं जब हम प्रीवियस ईयर में इनकम को टैक्सेबल कर लेंगे। तो देखते हैं हम क्या है वो। देखिए सबसे पहले है हमारा शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट के केस में जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, प्रीवियस ईयर में ही टैक्स चार्ज कर लेती है। क्यों कर लेती है, क्योंकि आप एक बात बताइए, जब नॉन रेजिडेंट चला गया इंडिया छोड़ के, वो बाहर चला गया, तो क्या आप उसको लोकेट कर पाएंगे, उसको लोकेट करना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो गवर्नमेंट कहती है अब जा रहे हो जी तो हमारा टैक्स भी हमें देके जाओ, ठीक है। तो शिपिंग बिजनेस में जो नॉन रेजिडेंट है उनका जो टैक्स है वो कब चार्ज कर लिया जाता है, वो प्रीवियस ईयर में ही चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन लिविंग द इंडिया लाइक विजय माल्या जी लगा लो। तो क्या हुआ, अगर अब जैसे वहां पे चले गए, वो बाहर चले गए, तो बाहर जाने के बाद क्या उनको लोकेट करना आसानी हो रहा है, नहीं, वो वहां की कोर्ट के अब चक्कर लगा रहे हैं। तो पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है तो उसको चाहे वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स उसका ले लीजिए। फिर वो कह रहा है एओपी बीओआई, कुछ ऐसी टेम्परेरी बॉडी बनाई जाती है जो कि पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनाई जा रही है। मान लो लाइक फॉर 2 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, 5 मंथ्स हो गया, जैसे ही कोई इवेंट खत्म हुआ वो बॉडी भी हट जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसका पर्पस कंप्लीट हुआ तो वो बॉडी खत्म हो जाएगी। लाइक एओपी बीओआई है ना, किसी ने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना था तो 2-3 पर्सन ने मिलकर वो ऑर्गेनाइज किया, जैसे फंक्शन खत्म हुआ उन्होंने कहा ठीक है हम अलग अलग हो जाते हैं, हमारा सेपरेट बिजनेस है। तो क्या हुआ, आपने अगर एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए कुछ आपने किया है, पर्टिकुलर इवेंट के लिए आपने कोई एओपी बीओआई बनाई है, अगर वो इवेंट खत्म हो गया तो आप उसी ईयर में उसको टैक्स पे कर दीजिए। नेक्स्ट, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी, उसको लगता है कि मेरी इनकम बढ़ जाएगी, मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूं तो और टैक्स अवॉइड हो जाएगा ना, किसी जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी उसी को तो टैक्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके पास इनकम आएगी। तो गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कोई पर्सन ट्रांसफर करने वाला है अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाला है टू अवॉइड द टैक्स, तो उसका टैक्स भी अभी कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस में क्या होगा, इन केस आपका बिजनेस खत्म हो रहा है इस ईयर में, इसके बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा तो आप इस ईयर में टैक्स देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है आपके लिए, आप प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक बार हम फटाफट से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, हमने क्या माइंड में रिकॉल करने का क्या मेथड था, अगर कोई नॉन रेजिडेंट बाहर चला गया तो क्या हम उसको पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। देन हमने पढ़ा कि पर्सन लिविंग इंडिया, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, लाइक विजय माल्या, मिस्टर विजय माल्या जी, तो अगर वो जा रहे हैं तो उनको कहेंगे जाने से पहले टैक्स देते जाओ, ठीक है।
पर वो तो चले गए। खैर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एओपी बीओए। अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए अगर फॉर्म की जाती है तो हम वहां से कलेक्ट कर लेंगे जिस ईयर में इवेंट, क्योंकि इवेंट जैसे ही फुलफिल हुआ वैसे ही पर्पस भी फुलफिल हो गया। ठीक है, तो आप टैक्स भी उसी ईयर में ले लीजिए। फिर अगर कोई डिसकंटिन्यूड बिजनेस हमने पढ़ा था, अगर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है तो हम उसी ईयर में टैक्स चार्ज कर लेंगे। फिर एक और हमने चीज देखी थी जो कि पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाह रहा है ताकि उसका टैक्स भी अवॉइड हो जाए। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है, तो वो कहती है कि हम उसका टैक्स भी प्रीवियस ईयर में ही चार्ज कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये भी हमने बेसिक्स किए हैं, तो इट वाज बेसिक चैप्टर। तो मैं आपको भी आगे का फर्दर शेड्यूल देती हूँ कि नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजिडेंट कंप्यूटेशन एंड जो भी हम इनकम कंप्यूटेशन हम चार्ज देखेंगे कि रेजिडेंट की इनकम कैसे कंप्यूट होती है। सो प्लीज कनेक्ट रहिएगा, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड आप इस बेसिक सेक्शन को जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको बता देती हूँ टुमारो ऑनवर्ड्स हम क्या करने वाले हैं, मेरा जो क्या पैटर्न रहने वाला है, कैसे हम पढ़ेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा मेरा क्या रहेगा पढ़ाने का सिस्टम। मान लीजिए एक दिन हम आए, मैंने कल क्या किया, रेजिडेंट का टॉपिक रिवाइज किया। ओके, रेजिडेंट वाला टॉपिक हमने रिवाइज किया। तो नेक्स्ट डे क्विक रिवीजन हो गई। रिवीजन के बिना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ तो देखो सब लेते हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिकॉल द थिंग्स। आपको रिकॉल होनी चीजें बहुत जरूरी हैं, तो उसके लिए क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है। तो क्विक रिवीजन हम लेते रहेंगे। हम नेक्स्ट डे जो भी हमने प्रीवियस डे में पढ़ा उसकी रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। एंड हम मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। जी हाँ, नॉट ओनली कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रेजिडेंट के बाद हम स्टार्ट कर देंगे, देखेंगे सेशन कितना रहता है, फिर हम सैलरी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट मैं आपको फर्दर बता दूंगी कि सैलरी के बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली हाउस प्रॉपर्टी करेंगे, पर पहले देखेंगे कि सैलरी को कितने डेज लगेंगे, 3 डेज 4 डेज, आपकी ग्रेस्पिंग पावर पे है, आप कितना कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से हम कर लेंगे सैलरी को कंप्लीट। एंड देन एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ बाकी आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपका आएगा तो आपको नोटिफिकेशन बेल के थ्रू पता लग जाएगा कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ यहाँ पे। तो आगे मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, देखते हैं, पहले ये स्टार्ट करते हैं, फिर आई होपफुली वी विल स्टार्ट फॉर पेपर 2 ऑल्सो जल्दी ही। पहले हम ये कंप्लीट कर लेंगे। तो कल का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा रेजिडेंट पे, रेजिडेंट वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा एंड ये रिवाइज जरूर करके आइएगा प्लीज। आप देखो कुछ भी करिए, रिवीजन के बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप रिवीजन कीजिए तभी आप अच्छे से आगे ग्रो कर पाएंगे, रिटेन रख पाएंगे, क्योंकि रिटेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप एग्जाम में बैठोगे तो रिटेन नहीं होगा तो वो किसी चीज का काम का नहीं है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरा डिटेल्ड में करवा दूं एक बार अच्छे से, सो दैट आप प्लीज, अगर आपका रिवाइज हो जाता है तो आप एक बार फास्टर स्पीड पे कर सकते हो, 2x की स्पीड पे देख लीजिए, 1.5 पे देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड गिव माई थम्स अप अगर आपको ये सब अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।